नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो करते हैं शुरुआत, क्योंकि आज है कुछ खास, यानी कि बैंक प्राइवेटेशन। बहुत दिनों से बैंक प्राइवेटेशन की वीडियो नहीं बनाई। आज समय था, बाजार में मैं इतना एक्टिव था नहीं। कारण आपको पता ही है कि इस समय मैं निवेश पे फोकस कर रहा हूँ, ट्रेडिंग से अभी थोड़ा सा दूर हूँ। ये बाजार ना दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, ये बाजार ना दोस्तों, बाजार एक अहम रोल निभा रहा है सरकार के साथ। समझने की कोशिश करिए, ध्यान से मेरे पॉइंट को समझने की कोशिश करिए। बहुत सारी चीजें अंदर की मैं नहीं बता सकता, सिर्फ हिंट के द्वारा आपको बता सकता हूं कि ये जो बाजार है, ये बाजार जो आज 17,000 है, इसके पीछे कारण सरकार है। सरकार है साहब। ये जो 17,000 आज आप बाजार देख रहे हो, सारा कुछ पूरे अपने देश की इकोनॉमिक्स यहीं से होकर जाएगी। कंपनियों की दशा, बैंकों की दशा दिशा, सब कुछ यहीं से सुधरनी है। कारण आज से कुछ समय पहले, 1-2 साल पहले, हमारे जो देश के जागरूक इन्वेस्टर हैं, वो साहब शेयर मार्केट को इतनी प्राथमिकता नहीं देते थे, म्यूचुअल फंड सिप के द्वारा निवेश करते थे। अब ये रुझान बदल रहा है। अब ये रुझान दोस्तों बदल रहा है। ये जो नजरिया है लोगों का, वो चेंज हो रहा है। अब ज्यादा से ज्यादा लोग बाग अपने डीमैट अकाउंट को खुलवा रहे हैं और साहब बाजार में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पहले ये संख्या 1 करोड़ के आसपास हुआ करती थी पूरी जनसंख्या की। आज ये संख्या, नए डीमैट की मैं कर रहा हूं बात, 4-5 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। ये लगातार बढ़ रही है और इसी बढ़ने के कारण देश की वो कंपनियां भी साहब अच्छी आर्थिक स्थिति में पहुंच सकती हैं जिसके पास लिक्विडिटी यानी कैश की समस्या थी। क्यों? उनके शेयर्स अगर आप बिकेंगे, आप जानते हैं कि शेयर्स का बिकना, उनके पास पर्याप्त मात्रा में लिक्विडिटी का आना होता है। भाई, कोई कंपनी अगर अपने शेयर बेचती है तो बदले में क्या आएगा? पैसा आएगा। वो पैसे को कहाँ यूज करेगी? वो पैसे को अपना डेब्ट चुकाने में यूज करेगी या अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करने में यूज करेगी। तो इस चीज को समझिए, इस चीज को जानने की कोशिश करिए कि जो भी घटनाक्रम आज के परिवेश में हो रहा है, प्राइवेटेशन, निजीकरण को लेकर, उसके पीछे शेयर मार्केट का अहम रोल है। ये चीज अगर आप समझ गए तो बाजार से अच्छा खासा मुनाफा कमाओगे, क्योंकि बैंक प्राइवेटेशन में आपने ये सारी चीजें देखी ही। नंबर हर चीज का आ रहा है, नंबर हर चीज का आ रहा है। पहले वो कंपनियां आई जो बीमार थीं, कंटेनर कोर्प, एयर इंडिया, आईडीबीआई। उसके बाद बैंक का नंबर आया, आईओबी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बीओआई, जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट थे। क्या आग लगी उनके शेयर प्राइस में, कहां से कहां पहुंच गए और आज ठहराओ। उसके बाद नंबर आया इंश्योरेंस का, चल रहा है। सरकार ने क्या कहा है, वीडियो भी बनाई है मैंने। सरकार ने कहा है कि बैंकों के प्राइवेटेशन से पहले हमें अब इंश्योरेंस सेक्टर पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक प्राइवेटेशन का मैक्सिमम काम पूरा हो चुका है। मर्जर का दम दिखने लगा है, आगे बताऊंगा मैं। इंश्योरेंस के बाद नंबर आया हाईवे की खाली पड़ी जमीन, रेलवे की खाली पड़ी जमीन। यानी कि सरकार एक के बाद एक, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, और इसके पीछे शेयर मार्केट का अहम रोल। समझने की कोशिश करिए, जो पॉइंट्स मैंने शुरू में बताए हैं उसको जानने की कोशिश करिए। हर चीज शेयर मार्केट के थ्रू होकर गुजर रही है। पहले वो बीमार कंपनियां, उसके बाद बैंकों का प्राइवेटेशन, उसके बाद इंश्योरेंस सेक्टर, उसके बाद साहब अब हाईवे और नेक्स्ट जो रेलवे की खाली पड़ी संपत्ति हैं। फोकस करिए, ध्यान से सुनिए। ये वो चीजें हैं जिस कारण अब भी आप अगर बाजार में निवेश करते हो तो बाजार से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। मेरा मकसद क्या रहता है? सरकार की प्लानिंग को समझिए, सरकार के माइंड को पकड़ने की कोशिश करिए। उस माइंड को, उस फ्यूचर प्लानिंग को अगर आप आज समझते हो तो उन्हीं सेक्टर में बाजार में पैसा लगाइए और फिर तमाशा देखिए। आईओबी में कहां खरीदा, कहां बेचा, कितनी बार लिया बेचा, पैसा कमाया। ऐसा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में करा। अब यही चीज इंश्योरेंस में कर रहे हैं। द न्यू इंडिया इंश्योरेंस और जीआईसी, पता रखा है ना आपको।
स्टेप बाय स्टेप समझिए, घबराइए मत। अगर जीआईसी नीचे गिर गया तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, अगर आईओबी नीचे गिर गया तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। इनको होल्ड करके रखिए, इनको होल्ड करके रखिए मेरे भाई, ये आने वाले समय में जलवा दिखाएंगे, जलवा। अभी तो मार्केट 17,000 हुआ है, अभी तो जो डीमेट है ना, वो डीमेट मैंने बताया आपको शुरू में, वो मात्र 4-5 करोड़ के आसपास है। ये रुझान बढ़ता ही जा रहा है, संख्या अगर 10-12 करोड़ के आसपास पहुंच गई, 4 करोड़ पे, अगर 4 करोड़ डीमेट पे हमारा सेंसेक्स 17,000 है, तो ये सोचो अगर 10-12 करोड़ डीमेट होंगे तो हमारा सेंसेक्स और निफ्टी कहां होगा। समझने की कोशिश करा करो। सीडीएसएल का प्राइस जो 400 के आसपास था, वो आज 1100-1200 रुपए। क्यों? आय बढ़ी, इनकम बढ़ी। देखिए जाके सीडीएसएल में मैंने वीडियो भी बनाई है। इन चीजों को जानने की कोशिश करो, इन चीजों को समझने की कोशिश करो मेरे भाई। सरकार की मनसा प्लानिंग को जानने की कोशिश करो। जो अपडेट्स आ रहे थे, जो खबरें आ रही थी बैंक प्राइवेटेशन की, वो एकदम क्यों बंद हो गई? काम पूरा हो गया, काम पूरा हो गया। सरकार को दिखने लगा कि मर्जर के इतने ज्यादा मेरे ख्याल से आश्चर्यचकित परिणाम अगर आते हैं तो क्यों प्राइवेटेशन करें, जबकि सरकार ने बजट भाषण में कह रखा है कि हम निजीकरण करेंगे। लेकिन जब साहब मर्जर के जो आश्चर्यचकित परिणाम अगर सरकार बैंकों में देख रही है, तो आप वो देखिए कि अपना प्राइवेटेशन करेगी या नहीं करेगी। कैसे? मैं आपको समझाता हूं एक एग्जाम्पल के द्वारा। मर्जर की इंपॉर्टेंस को समझा रहा हूं, मर्जर की ताकत को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा खाता यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में था, जिसका विलय पंजाब नेशनल बैंक में हो गया। इसके साथ एक बैंक और हुआ, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। अब सपोज कीजिए कि हम 10 लोग हैं और 10 लोग साहब, चलिए 9 लोग हैं और 9 लोग साहब 3 बैंकों में जा रहे थे पहले, मर्जर से पहले। तो हम जो लोन ले रहे थे, जो बैंक हमसे आमदनी कमा रहा था, वो डिवाइड हो रही थी 3 जगह। लेकिन मर्ज होने के बाद दोस्तों वो एक ही जगह आएगा पैसा, यानी कि जो 9 लोग थे जो 3 बैंकों में जा रहे थे, अब वो एक बैंक में जाएंगे। आप समझदार हो, आपको सिर्फ बताना है, बाकी चीज आप समझ सकते हो कि जो चीज, जो इनकम डिवाइड हो रही थी साहब बैंकों में 3 जगह, अब वो साहब एक जगह मिल रही है, यानी कि एक बैंक पूर्ण आय को प्राप्त कर रहा है। यही कारण था और इसी कारण दोस्तों बैंकों ने शानदार परफॉर्मेंस की और साहब आपके सामने रिजल्ट मेरे ख्याल से आ ही चुके हैं सभी क्वार्टर के, मेरे ख्याल से सभी बैंकों के, सभी इस क्वार्टर के, जून के 7,000 करोड़ के आसपास एसबीआई का प्रॉफिट, 1100 करोड़ के आसपास पीएनबी का, 174 करोड़ के आसपास पंजाब एंड सिंध बैंक का। जिस बैंक का अगर आप रिजल्ट देखोगे, हर बैंक ने साहब धमाकेदार रिजल्ट पेश किए हैं। आज मैं आपको सिर्फ मर्जर के उन बैंकों के बारे में बता रहा हूं, बाकी जो बैंक मर्ज नहीं हुए उन्होंने वो रिजल्ट कैसे पोस्ट कर दिए इतने शानदार, क्योंकि अभी तक तो वो बीमार चल रहे थे। कारण क्या था, वो चीज हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज इस वीडियो में मर्जर की जो कहानी है ना, उसको समझ लीजिए। ये एक कहानी थी जो मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाई। जो डिवाइड हो रही थी 3 जगह इनकम, वो साहब अब एक जगह आने लगी, और इसलिए आप इन बैंकों के रिजल्ट अच्छे देख रहे हो। अब बात आती है, क्या एनपीए जू के तू रहेंगे? बात ये भी तो है, क्या मर्जर के बाद एनपीए इनके घटेंगे या नहीं घटेंगे? भाई जब 2 बैंक एक बैंक में मिले तो जाहिर सी बात है उनके एनपीए भी बढ़ेंगे, क्योंकि कई लोग 2 बैंकों के एनपीए भी आएंगे साहब, सम्मिलित होंगे उनमें। फिर ये कैसे होगा? इसके भी सरकार ने खोज निकाला है तरीका। बैड बैंक की स्थापना की, लोन रिकवरी हो रहे, विजय माल्या साहब, बड़े बड़े जो नीरव मोदी है, सबको यहां बुलाया जा रहा है, बाहर से आओ भैया अपना रिकवरी कराओ। कुर्की के आदेश हो रहे हैं, संपत्तियां बेच के साहब बैंकों को पैसा दिया जा रहा है। ये बैंक मजबूत होंगे, और जब जिस दिन बैंक मजबूत होंगे दोस्तों, अपने देश की आर्थिक स्थिति और इकोनॉमिक ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाएगी। ये मर्जर की कहानी थी। एनपीए भी इनके कम होंगे, ऐसा नहीं कि एनपीए कम नहीं होंगे, डेफिनेटली कम होंगे। बैड बैंक जो स्थापना हो रही है वो इसी के रूप में हो रही है। जो रिकवरी हो रही है, विजय माल्या की संपत्ति को जो बेचा जा रहा है, जो पैसा आ रहा है, वो साहब बैंकों में दिया जा रहा है, और इस बैंक से, इस पैसे से साहब बैंक की जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत हो रही है। तो एनपीए भी कम होंगे, स्वाभाविक सी बात है। सरकार की प्लानिंग को समझिए, सरकार की मंशा को समझिए।
स्टेप बाय स्टेप जो सरकार चल रही है उस चीज को जानने की, समझने की कोशिश करिए। पहले साहब बीमार कंपनियां, फिर बैंक, फिर आपकी इंश्योरेंस, फिर साहब अब रेलवे की जमीन, खाली पड़ी जमीन, वहां पर उस खाली पड़ी जमीन में दोस्तों सरकार अगर कोई फैक्ट्री, कोई ऐसा डेवलपमेंट का काम करती है जिससे 10 लोगों को रोजगार मिलता है, तो इसमें बुराई क्या है? आप बताइए इसमें क्या बुराई है? खाली पड़ी हुई है जमीनें, कोई उनका यूजलेस, कुछ मैं देखता हूं यहां भी है, ऐसी नहीं है कि हमारे रुड़की कैंट स्टेशन पे भी ऐसी जमीनें बहुत सारी हैं जो खाली पड़ी हुई हैं, मिस यूज, और अगर वहां यूटिलाइज हो जाए तो क्या कहने साहब। बड़े बड़े अगर रेलवे की तरफ से ही कोई ऐसा मेरे ख्याल से प्रोग्राम सेट हो जाए ताकि वहां 10-20 लोगों को रोजगार मिले, रोजगार के कारण डिमांड आए, डिमांड के कारण आप पता ही है कि हर चीज डिमांड से ही साहब सब कुछ होता है। तो सरकार के प्लानिंग को समझिए, यही कारण है जो आज आप बैंकों के प्राइवेटेशन की न्यूज आते हुए नहीं देख रहे। सरकार को मर्जर की पावर में दम दिख रहा है दोस्तों, मर्जर की पावर में दम। वो देख रही है कि हाँ इस मर्जर जो मैंने करा था, मर्जर जो मैंने शुरुआत की थी उसके असर दिखने लगा है। क्यों सरकार प्राइवेटेशन करेगी? अब बात समझ में यह आती है कि आखिर उन बैंकों ने क्यों शानदार परफॉर्मेंस किए, तो मैंने पहले भी आपको बताया है, उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसमें भी बहुत सारे लॉजिक हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं। मर्जर के कारण ये जो आप चीज देख रहे हो ना, इसके कारण दोस्तों निजीकरण भी रुक सकता है। रुकेगा नहीं तो सरकार अपनी हिस्सेदारी कम जरूर करेगी। अगर सरकार 50-51% बेच रही थी, 60% बेच रही थी, या 70 बेच रही थी, या पूरा का पूरा मेरे ख्याल से बैंक जैसा आप लोग कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा, मैं कभी नहीं कहा कि सरकार अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचेगी। मैं तो ये कह रहा हूं कि सरकार शायद इन बैंकों का मर्ज कर दे, निजीकरण ना करे, ये मैंने हमेशा कहा है। तो सरकार जो अपनी हिस्सेदारी बेचेगी अपने बजट भाषण पे अगर कायम रहती है तो वो कम जरूर हो जाएगी, क्योंकि सरकार को मर्जर का असर दिख रहा है, बिल्कुल साफ दिख रहा है। सरकार के पास विकल्प दो थे, मर्ज और प्राइवेटेशन, निजीकरण। अब जब सरकार ने देखा भाई मर्जर से इन बैंक इतना अच्छा शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो निजीकरण क्यों करें। और इसके पीछे शेयर मार्केट का जो मेरे ख्याल से हाथ है उसको भूलने की कोशिश कभी मत करिएगा। यहीं से पूरे देश की आर्थिक स्थिति चलती है, बाजार के थ्रू। तो दोस्तों कारण यही है, जो बैंकों के बैंक प्राइवेटेशन की अपडेट्स या न्यूज़ नहीं आ रही, घबराने की, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर आपके पास आईओबी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है तो चिंता मत करिए, चिंता बिल्कुल मत करिए। ऐसा नहीं है कि सरकार ने साहब ठंडे बस्ते में इस बैंक प्राइवेटेशन को डाल दिया है। डेफिनेटली अगर सरकार ने बजट भाषण में कहा है तो डेफिनेटली वो अपना वादा पूरा करेगी। इस साल तो टल सकता है लेकिन अगले साल वो पॉसिबल हो सकता है। अब देखना यह है कि सरकार उसमें हिस्सेदारी बेचती है तो कितनी, और यदि नहीं तो क्या इन बैंकों का होगा मर्ज। तो आगे दीजिए मुझे आज का वीडियो समाप्त करने की। मुलाकात होगी कल फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टॉपिक होगा वही कि वो बैंक जो मर्ज नहीं हुए उन्होंने साहब प्रॉफिट आखिर कैसे कमाया। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग मेरे ख्याल से वीडियो होने वाला है, तो उस वीडियो को भी देखिएगा, बहुत मजा आएगा आपको। मैं आपको कारण बताऊंगा बिल्कुल लॉजिक के साथ। जिस प्रकार मैंने आपको आज मर्जर का बताया है ना, उस प्रकार मैं आपको वो चीज बताऊंगा जो आप तक मेरे ख्याल से अपने वीडियो में देखी भी नहीं होगी। तो जुड़े रहिए MKMFS के साथ और आज्ञा दीजिए मुझे आज का वीडियो समाप्त करने की। मुलाकात होगी कल फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली आपसे नमस्कार।